जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें साथियों आपके जीके हैं, साइंस है और करंट अफेयर्स, यानी हर एक टॉपिक से साथियों इस क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आप सभी लोग को भी पता होगा कि आपका एग्जाम जो है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलने वाले हैं। और यह साथियों ये क्लास आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों हाल फिलहाल में आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ और वहां पे हम क्लास दिए थे और हर एक क्लास से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके हर एक शिफ्ट में। तो यानी कि अब आपकी बारी है आपके आरआरबी ग्रुप डी की। तो आप भी बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए और जितने भी क्लास देंगे आपको हर एक क्लासों को देखते चलिएगा, क्योंकि आपको यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उससे में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और यह न्यूटन के किस नियम को जो है ना दर्शाता है। चलिए बताइएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% आपको ये सारे के सारे प्रश्नों पूछे ही जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे और बताइएगा कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और ये न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो याद रखेंगे ये गति के प्रथम नियम को बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्या पूछे गए हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच निम्नतम दूरी जो है ना कितनी होनी चाहिए। चलिए बताएंगे। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच निम्नतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इनके बीच दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर की दूरी। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि घरों में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि घरों में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो याद रखेंगे उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना जो है ना होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो इसका भार होते हैं 0। ऑप्शन सी कीजिएगा, इनका भार 0 होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये कार्य करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि विद्युत हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विद्युत हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें किए जाते हैं नाइक्रोम का। ऑप्शन यहाँ पे आपके सही जवाब है नाइक्रोम का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि यदि हम किसी द्रव्य का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके संयंत्रता पर क्या जो है ना प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि यदि हम किसी द्रव्य का तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएंगे घट जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें किए जाते हैं फेदोमीटर का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंग जैग या टेढ़ी मेढ़ी रेखा किनको जो है ना ये अलग करती है। तो ये अलग करते हैं धातुओं को अधातुओं से। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
प्रश्न है कि चींटी या मधुमक्खी के डंक के असर को बेअसर करने के लिए त्वचा पर जो है ना क्या लगाना सबसे उपयुक्त है। चलिए बताइए कि चींटी या मधुमक्खी के डंक के असर को बेअसर करने के लिए त्वचा पर क्या लगाना सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका सही जवाब रहेंगे बेकिंग सोडा का पेस्ट या कैलेमाइक यहाँ पे लोशन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 11वें नंबर कि उत्कृष्ट गैसों रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होती है। चलिए बताएंगे आप कि उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होती है। तो ये होते हैं आपके उनके सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण स्थित अष्टक होती है, जिसके कारण ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि बायोगैस प्लांट या दलदली भूमि से निकलने वाली मुख्य गैस जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे बायोगैस प्लांट या दलदली भूमि से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो इनसे निकलने वाले मुख्य गैस मीथेन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया क्यों हो जाता है। चलिए बताएंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया क्यों हो जाता है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एल्युमिनियम धातु को उसके किस मुख्य अयस्क से निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम धातु को उसके किस मुख्य अयस्क से निकाला जाता है। तो ये निकाले जाते हैं बॉक्साइट से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बॉक्साइट से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन का वह कौन सा अपरूप है जो विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। तो कार्बन का वह कौन सा अपरूप है जो विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके ग्रेफाइट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ग्रेफाइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछे गए कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है और इसे भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है और इसे भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसे हाइड्रोजन के कारण कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएंगे, एंड्रिनल ग्रंथि होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, एंड्रिनल ग्रंथि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित जो है होता है। तो पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, यकृत का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, यकृत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि डीएनए का प्रसिद्ध द्विकुंडलित मॉडल जो है ये किसने दिया है। चलिए बताएंगे। तो डीएनए का प्रसिद्ध द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था। तो इसको दिए हुए थे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वाटसन और क्रिक दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके किस अंग में, तो छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, छोटी आंत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए जो है नवजात शिशु को लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए नवजात शिशु को लगाया जाता है। तो याद रखेंगे तपेदिक या क्षय रोग के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
किसके द्वारा जो है ना की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे ये किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, आंध्र प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह जो है ये कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो ये शुरू किए हुए थे कहाँ से? तो ये चंपारण से किए थे 1917 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों द्वारा किस वर्ष जो है अंजाम दी गई थी? तो प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों द्वारा किस वर्ष अंजाम दी गई थी? तो यहाँ पे 25 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1925 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का सी हो जाएगा, सारनाथ में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सिविल सेवा का जनक भारत में किसे जो है माना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक भारत में किसे मानते हैं? तो सिविल सेवा का जनक भारत में किसे मानते हैं? तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित होगा? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा, कर्नाटक में होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सिल्वर रेवोल्यूशन यानी रजत क्रांति का संबंध भारत में किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है किन दो मुख्य नदियों के मुहाने पर बनता है? तो सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये किन दो मुख्य नदियों के मुहाने पर बनता है? तो ये बनते हैं आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। ऑप्शन आपका बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना ये कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन है? तो वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? तो याद रखेंगे इनके अधिकारी हो जाएंगे सतीश कुमार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सतीश कुमार होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम श्री योजना का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, स्कूलों को आधुनिक और अपग्रेड बनाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भदला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राजस्थान में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आधिकारिक नाम क्या है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आधिकारिक नाम क्या है? तो इनका आधिकारिक नाम क्या होगा? तो याद रखेंगे ई रुपया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाली अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जो है कौन सी है? तो चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली अत्यधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब बी करेंगे, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि अम्लीय विलय का पीएच मान जो है ये कितना होता है? तो अम्लीय विलय का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे 37 नंबर का सही जवाब सी हो जाएंगे, 7 से कम। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पीतल किन दो धातुओं का एक मिश्र धातु है? चलिए बताइए, तो पीतल किन धातुओं का एक मिश्र धातु हो जाएगा? तो पीतल किन दो मिश्र धातुओं का एक मिश्र धातु होगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, तांबा और जस्ता का होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जो है जमता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो याद रखेंगे विटामिन के की कमी के कारण। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।